लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कल यानी 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कोरोना के ताजा हालात पर मंथन करेंगे। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की रफ्तार भी तेज दिख रही है और कुल मामले 220 से आगे जा चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और कोरोना के नए केस भी मामूली बढ़ोतरी के साथ डरा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच पीएम की ये अहम बैठक। और आपको अब सीधे हम लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं, दोनों सदनों की, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। 20 दिसंबर को 20 तारांकित प्रश्नों को पूरी सूची को कवर किया गया। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 344 लोकहित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। शून्यकाल के दौरान सभा में अभिनव लोकमत के 563 मामलों को उठाया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2021 को सदन में देर तक बैठकर 62 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल के तहत विषय सभा के समक्ष रखे। इसमें से 29 महिला माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित थी, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्र के दौरान और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। संसद का शीत सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये श्वेता, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही तय था। कल ही ये सरकार की तरफ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि सदन की कार्रवाई को जो है कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। सदन जो है वो 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन सरकार का लेजिस्लेटिव यानी जितने विधायी कार्य थे वो पूरे हो चुके हैं लगभग। इसीलिए जो है आज ही जो है सदन की कार्रवाई को जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है दोनों सदनों के अंदर। तो एक तरीके से एक दिन पहले सरकार ने ये अनिश्चित काल के लिए जो है वो सदन की कार्रवाई को अनिश्चित स्थगित करके ये संदेश दिया कि सरकार जो है वो अपने काम को कर चुकी है। और क्योंकि चुनाव है और चुनाव के अंदर जो है से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है तैयारियां करनी है। इसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि अगर सरकार के सारे विधायी कार्य पूरे हो गए तो जल्द से जल्द जो है सदन को स्थगित करे। तो सरकार ने ये मांग जो है विपक्षी दलों और अन्य दलों की भी मान ली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको हम बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त गोवा में है, क्या कुछ कहा वहां पर उन्होंने, आइए सुनते हैं। तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है। तो मान लीजिए आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है। तो उधर से आवाज़ आएगी कि आपको ये काम कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार कर लेंगे, हम आपका काम करने के लिए कब आएँ आपके घर, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, रात को 11 बजे भी दिल्ली सरकार से कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, अपने साथ फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेगा, आपको एक रिसीट दे के जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट पहुँच जाएगा। आपको कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, आपके घर आके सारा काम दिल्ली सरकार करती है। यही हम गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे आपको पंचायत का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री से काम हो, आपका सारा काम आपके घर आके किया जाएगा। ये हमने किया है, करके दिखाया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे, उसको गोवा में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक आम आदमी को गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विद इन 1 मंथ ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में गोवा में करप्शन खत्म हो जाएगी। इफ़ आई से दैट इट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस, बट विद इन 1 मंथ ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूज चेंजेस इन द मैनर इन विच गोवा गवर्नमेंट फंक्शंस। बहुत ज़बरदस्त 1 महीने के अंदर आपको नतीजे दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं गोवा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ होती है।
डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंट के, सरकार के डिपार्टमेंट से डील करने के लिए। जो बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उन सबको कहना चाहता हूं कि अब आपको दिक्कत झेलने की ज़रूरत नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि गोवा के अंदर जो इंडस्ट्री गोवा छोड़ के चली गई उसको भी वापस लेके आएंगे। दिल्ली और करीबी इलाकों में हर नया दिन सर्दी का नया रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। शीतलहर फिलहाल कहर ढाती रहेगी, यानी दिल्ली के आसमान पर बर्फीले बादल और घने होते जाएंगे। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब तक सर्द लहर का कहर जारी है। पिछले एक हफ्ते में ठंड से लोग कांप उठे हैं। हर कोई यही कह रहा है बड़ी सर्दी है। शीतलहर जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है। ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जम से जा रहे हैं। इस बार ठंड की शुरुआत तगड़ी हुई है और आखिर तक ठंड प्रचंड पड़ने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली एनसीआर से लेकर समूचे उत्तर भारत में लोग ठंड का दंड कैसे झेल रहे हैं। उससे पहले आपको रेगिस्तान लिए चलते हैं। वही रेगिस्तान जहाँ आदमी गर्मी में पिघल जाता है। अब वहाँ लोगों की ठंड से कुल्फी जम रही है, पानी जम रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में कार पर पड़ी ओस बर्फ बन गई है। देखिए कैसे एक शख्स कार की छत से बर्फ की परत हटा रहा है। झालावाड़ में पिछले 3 दिन से पारा 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और अब राजस्थान के माउंट आबू का हाल देखिए, कैसे लोहे के सरिये से पानी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, पानी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पानी पत्थर की तरह जम गया है। और ये देखिए कैसे टेबल पर बर्फ जमी हुई है, लोग उसे उठा उठा कर दिखा रहे हैं। माउंट आबू में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पारा माइनस में पहुंच गया है। पानी की पाइपों में बर्फ जम गई है। गर्मी के तपते हुए रेगिस्तान को आपने दिसंबर की ठंड में जमता हुआ देख लिया। रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है और दिल्ली शीतलहर से कांप रही है। ठंड में खून जम चुका है। वो तो इन सुलगते अंगारों से खून की रवानगी हो रही है, इसलिए लोग अलाव के आगे बैठने को मजबूर हैं। चाय का गर्म गर्म घूंट और दहकती लकड़ियां ही सर्दी मिटाने का जरिया बन गई हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सुबह और शाम को जो तेज हवाएं चल रही हैं वो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही हैं। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको धुंध भी हल्की नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ इस धुंध के साथ प्रदूषण भी है, क्योंकि AQI 350 के ऊपर है। वही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जबकि मैक्सिमम 20 के पार 21 से 22 डिग्री पहुंच रहा है। उबलती चाय, धधकती अलाव, दिल्ली की सर्दी इसी तरह से तड़पा रही है, सता रही है। पिछले 3 दिनों में सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे ही शीतलहर थमेगी, दिल्ली वालों का सामना बारिश और कोहरे से भी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी ठंड से ठिठुर रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, सड़क किनारे चाय छानी जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने कंबल तक लपेट लिए हैं। ठंडी से कितनी परेशान? अरे बहुत परेशान, बहुत परेशान। अच्छा, कैसे फिर ये कंबल ओढ़े के सीधे चले जाओगे? हाँ, होरे चले जाएंगे। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंड की तस्वीरें इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कश्मीर में इन दिनों लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। श्रीनगर में डल झील जम गई है। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ऐसे में लोग दुआएं मांग रहे हैं कि इस बार 40 दिन का ये बर्फीला मौसम ज्यादा कहर ना बरपाए। कश्मीर में चिल्लाई कला शुरू हो गया है।
चिल्लाई कलां मतलब 40 दिन का वो मौसम जब घाटी बर्फ में तब्दील हो जाती है और पूरा कश्मीर जम जाता है। इसकी तस्वीर आप श्रीनगर की डल झील में देख सकते हैं। देखिए किस तरह पानी ऊपर जम गया है। पानी लेने के लिए बर्फ की परत को तोड़ना पड़ रहा है। शोपियां की तस्वीर भी देख लीजिए। ये आग की लपटें इसलिए नहीं है कि लोग सर्दी में ताप सकें, बल्कि ये आग अलग मकसद से लगाई गई। भयंकर सर्दी से पाइपलाइन में पानी जम गया है, उसे पिघलाने के लिए आग का सहारा लिया गया है। यहाँ पर हम कोरे से ये पाइप लगी है, आज 10-15 दिन से ये बिल्कुल लगी हुई है। हम कोशिश में लगे हैं लोगों को कम से कम पानी की जो सहूलियत है वो पहुँच जाए, कि हम इसी परेशानी में लगे हैं। कोरा लगा है, अभी कुछ चल नहीं सकता है यहाँ। चिल्लाई कलां को देखते हुए लोग दुआ कर रहे हैं कि 40 दिन किसी तरह ठीक से गुजर जाए। ये चिल्लाई कलां तो 40 डेज का होता है, तो आज पहला दिन है तो काफ़ी ठंड लग रही है हमें। तो इंशाल्लाह इन चिल्लाई कलानों में से तो मतलब -डिग्री होता है चिल्लाई कलान, तो इन दिनों काफ़ी ठंड होती है। इंशाल्लाह ऊपर वाले से दुआ है कि इंशाल्लाह ये 40 दिन अच्छे से निकले। हम आपको बता दें कि साल 1986 में चिल्लाई कलां के दौरान कश्मीर में तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे गया था और पूरी डल झील जम गई थी। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। महज 18 दिन में देश में ओमिक्रॉन के केस 1 से बढ़कर 200 के पार हो गए हैं। तादाद लगातार बढ़ रही है। सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए सख्त कदम उठाने की सलाह दी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने कल अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र को चपेट में ले रहा है। दिल्ली में ज्यादातर केस वैसे लोगों के हैं जो दुबई से लौटे हैं। आज कोरोना के नए आंकड़े में भी हल्की बढ़ोतरी परेशान कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है। तमाम न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी पर कई जगह सेलिब्रेशन में भी रोक लगाई गई है। कर्नाटक से भी खबर सामने आई है, वहां भी रोक लगाई गई है इस तरह की गैदरिंग्स पर। आपको बता दें कि 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करे राज्य को केंद्र की चिट्ठी गई है, जिसमें यह कहा गया है ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन 200 पार। जी हां, अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में 54 केसेस सामने आ गए हैं, तेलंगाना में 24, महाराष्ट्र में 65, कर्नाटक में 19 मामले, राजस्थान में 18 मामले सामने आए हैं, केरल में 15 मामले सामने आए हैं, गुजरात की बात करें तो वहां पर 14। इस तरह से 220 मामले पूरे भारत में सामने ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कह चुका है कि 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम राज्यों से केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं और ये कुछ जरूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और ऐसा भी माना जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है। अगर इसी ही रफ्तार से, इतनी ही तेजी से मामले बढ़ते रहे तो तीसरी लहर दूर नहीं है। तो केंद्र सरकार ने आधे देश तक ओमिक्रॉन की मार। फैलने की 3 गुना रफ्तार ने डराया। 15 राज्यों में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन। फरवरी में 1.5 लाख केस रोजाना का अंदाजा। अब ओमिक्रॉन से संभलना जरूरी है। जिन दिनों में गुलाबी ठंड भी लोगों को जश्न से नहीं रोक पाती थी, पुराने साल की विदाई और नए साल की अगवानी को लेकर जोश रहता था, उन्हीं दिनों और उसी मौसम में देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा फैलने वाली रफ्तार लोगों को डरा रही है। ओमिक्रॉन भले ही अभी तक की रिसर्च के मुताबिक डेल्टा जितना जानलेवा नहीं हो, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार वाकई संभलने की ताकीद कर रही है। 3 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया और 21 दिसंबर यानी 18 दिनों में इसके केस 213 हो गए। गनीमत यह है कि अब तक 90 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये तो शुरुआत है, अगर लापरवाही रही तो इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। 1.5 से 2 दिनों के भीतर इसके केस 2 गुने हो सकते हैं।
केंद्र सरकार पहले ही पीक के वक्त 14 लाख केस आने का अंदेशा जता चुकी है। आज की बात करें तो देश में कुल केस 213 हैं। देश की राजधानी 57 केस के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 54 केस हैं। तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19 और राजस्थान में 18 केस हैं। इसी तरह केरल में 15, गुजरात में 14 और जम्मू कश्मीर में 3 केस सामने आ चुके हैं। ओडिशा और यूपी में भी अब तक 2-2 केस आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और बंगाल में 1-1 केस हैं। जम्मू कश्मीर और ओडिशा वो नए राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं और अब कुल राज्यों की तादाद 15 हो चुकी है जहां ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 1.5 महीने के भीतर ही देश में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ सकती है। इसके मुताबिक फरवरी में ओमिक्रॉन के केस का पीक आएगा और तब 1.5 लाख से 1,80,000 तक केस आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं। What happened in South Africa, something similar is likely to happen in India. And the good news from South Africa is that the cases are already peaking there. And the hospitalization there has been very low. And the likely reason for that really is that, very high level of natural immunity. हालांकि वैज्ञानिक ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि भले ही ओमिक्रॉन घातक ना हो, भले ही इससे मौत का अंदेशा बेहद कम हो, लेकिन इसको लेकर लापरवाही बरतना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसके केस को संभालने में दिक्कत हो सकती है। We can look at South Africa as a model. Now, if you remember, we all of us first heard about the Omicron variant on November 26th when Dr. Coetzee from South Africa announced this variant. And already by December, let me just tell you that date. Already by December 14th, the number of cases had peaked in South Africa. That means that they had peaked in just under 3 weeks. केंद्र सरकार भी ओमिक्रॉन की रफ्तार को लेकर फिक्रमंद है। हो सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कम होने की वजह से अभी ओमिक्रॉन से हालात की असली तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सच ये है कि एजेंसियां आने वाले हालात को लेकर आशंकित हैं। केंद्र ने राज्यों को जारी अलर्ट में कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 3 गुना तेजी से फैलता है। अभी से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। राज्य अपने यहाँ वॉर रूम एक्टिव कर दें। जिला लेवल पर तुरंत एक्शन हो। जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगे। नियमों को भी सख्ती से लागू किया जाए। राज्य 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करें। घर घर जाकर जांच की जाए और संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। सरकार की एडवाइजरी आने से पहले ही लोगों में डर फैल चुका है। सैलानियों की तादाद में कमी आ चुकी है। जयपुर से लेकर आगरा तक पर्यटन सेक्टर पर गहरा असर पड़ा है। जयपुर में होटलों की बुकिंग लगातार कैंसिल हो रही है। पाबंदियां हटने से पर्यटन पटरी पर आ रहा था, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ रहे हैं। आगरा से लेकर बोध गया तक हर जगह कोरोना के नए वेरिएंट का असर साफ दिख रहा है। पर्यटन से जुड़े लोग सहमे हुए हैं। बोध गया में ये आमतौर पर अच्छा टूरिज्म सीजन होता था, लेकिन इस बार कमोबेश सन्नाटा है। विदेशी सैलानी आ नहीं रहे और अब देशी सैलानियों की तादाद भी कम हो गई है। जाहिर तौर पर खतरा बढ़ रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि फिलहाल जश्न को टालकर इस नई मुसीबत के गुजर जाने का इंतजार करें। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के खतरे और केंद्र के अलर्ट को देखते हुए राज्य भी एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि सख्ती का दौर शुरू हो गया है। नए सिरे से पाबंदियों की समीक्षा की जा रही है। कर्नाटक ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु ने भी नए साल पर किसी भी बीच पर जाने पर पाबंदी लगाई है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी सख्ती देखने को मिल सकती है। घातक हो या ना हो, लेकिन ये अब तय हो गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाएगा। दुनिया के कई देशों में इसका खतरनाक आगाज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने तैयार हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे लग रहा है
कि विदेशों से आने वालों की वजह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसमें विदेशी उड़ानों पर रोक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली के उदाहरण से समझिए कि सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए उनके मुताबिक ओमिक्रॉन के 22 मामले विदेशों से आने वालों में मिले। इनमें भी दुबई कनेक्शन ज्यादा मिला। यहां से आए 10 लोगों को ओमिक्रॉन था। 4 ब्रिटेन से आए थे, जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है। विदेश से आने वाले लोगों को लेकर देश सतर्क है। हर आने वाले मुसाफिर की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर खास टीम को तैनात किया गया है। देश के 6 एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था भी कर दी गई कि आने से पहले कोविड के RT-PCR टेस्ट के स्लॉट की बुकिंग जरूरी है। सरकार ने अपने स्तर पर राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। राज्यों के सख्त फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक ने फैसला किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हर पार्टी पर बैन रहेगा। नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता से खुलेंगे, लेकिन इनमें नए साल का जश्न नहीं होगा। दिल्ली ने भी कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बार रेस्टोरेंट में सीमित तादाद में ही लोग जाएंगे। सामूहिक जश्न कार्यक्रम पर भी रोक है। हर संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। दुनिया में खासकर यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है। ब्रिटेन में इसके 60,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमेरिका भी ओमिक्रॉन से करा रहा है। WHO ने चेताया है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो कल शोक का वक्त होगा। दुनिया के 106 देशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है और जनवरी-फरवरी का अनुमान डरा रहा है। महज कुछ हफ्ते का वक्त और ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार ऐसी कि इसने दुनिया के 106 देशों में दस्तक दे दी। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ओमिक्रॉन से दहले हुए हैं। पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन ने कहर बरपा रखा है। WHO लगातार बढ़ते खतरे को लेकर चिता रहा है। सबसे ज्यादा हालात ब्रिटेन में खराब हैं। अनुमान है कि यहां अभी 919 लोग हर रोज भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 7 जनवरी को ये तादाद 1279 हो जाएगी। अभी हर रोज 112 मौतें हो रही हैं, लेकिन ये तादाद बढ़कर 137 हो सकती है। अमेरिका के हालात भी खराब हैं। यहाँ हर हफ्ते अभी 9,78,000 केस आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये रफ्तार बढ़ेगी। ये बढ़कर 13 लाख तक जा सकती है। अभी अमेरिका में करीब 8,000 लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है, लेकिन ये तादाद 18,400 तक जा सकती है। हर हफ्ते करीब 8,500 मौतें अमेरिका में हो रही हैं, लेकिन ये तादाद 15,000 को पार कर सकती हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के 106 देशों तक ये वेरिएंट फैल चुका है। सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो आंकड़े डरा रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के नए केस की तादाद 15,363 रही और कुल केस 60,000 को पार कर गए। यही वजह है कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस को चेतावनी देनी पड़ी है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो आगे शोक का सामना करना पड़ सकता है। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. अमेरिका में जो बाइडेन ने तो लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा करके आप अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं। दुनिया के तमाम देश खतरे को देखते हुए तैयार हो रहे हैं। इजराइल ने 60 साल से ज्यादा वालों के लिए वैक्सीन की 4थी डोज का ऐलान कर दिया है। दुनिया खतरे को देखते हुए लगातार रणनीति बदल रही है और ओमिक्रॉन से बचने के लिए ये जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
नए साल पर घूमने फिरने पार्टी करने के लिए गोवा लोगों की पसंदीदा जगह है। और इस समय ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे के बावजूद भी गोवा में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चिंता वाली बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पर्यटक बिल्कुल नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की रहने वाली प्रीति और चैतन्य की शादी 9 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएं? दोनों के दिमाग में 3-4 ऑप्शन थे, पर सबसे ज्यादा पसंद गोवा ही आया। उसके बाद मास्क वगैरह तो वो सब चलता रहता है, और घर जाने के बाद यहाँ से रूम पे जैसे जाते हैं देन लाइक बाथ एंड ऑल वो तो है, मतलब खुद का खुद प्रिकॉशंस ले रहे हैं ज्यादातर करके, मतलब बाकी को कुछ भी हो एटलीस्ट हम खुद प्रिकॉशन रहे। तो बाकी जगह से आपको गोवा सेफ लग रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे खाना भी अच्छा है, प्रोटीन्स इंटेक है, तो बॉडी के लिए जो इंटेक है प्रोटीन्स का तो वो तो फिश से ही मिलता है ज्यादातर। प्रीति का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अब उन्हें डर नहीं लगता, पर वो हमेशा मास्क लगाकर रखती हैं। इस कपल की तरह गोवा बहुत सारे लोगों की पसंद है। इस सीजन में गोवा में जिधर नजर दौड़ाइए पर्यटकों की भीड़ दिखेगी, पर दिक्कत ये है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। मेरी कहना है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्होंने मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यही करना जरूरी है। लोगों को शायद लग रहा है कि वो पार्टी मूड में है, छुट्टी मना रहे हैं, तो नियमों का पालन क्यों करें? पर वो ये भूल रहे हैं कि कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं है, वो संक्रमित करने के अपने काम पर लगा हुआ है। मेरे दोनों वैक्सीन लगा रखी है मैंने, बट मतलब मास्क का भी उपयोग करता हूँ मैं, बट अभी यहाँ पर बीच पे अभी मैंने थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया। नहीं सर, इतना कोविड पता नहीं सर, चुनाव के टाइम पे कोविड क्यों आता है? गोवा के प्रसिद्ध कलंगुट बीच पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। अब लोगों से बातचीत करके पता लगा है कि टूरिस्ट ने गोवा को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपना डेस्टिनेशन चुना है। अब इसका एक खास कारण ये भी है क्योंकि मुंबई में तो 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक पहले ही धारा 144 लगा दी गई है, यानी सेलिब्रेशंस और पार्टीज उस अंदाज में नहीं हो सकते जैसे पहले होते थे। सोशल गैदरिंग भी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर कोविड की उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बल्कि गुजरात और राजस्थान, इन तमाम इलाकों से टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? इस वक्त जो आप कलंगुट बीच में देख रहे हैं, दिन भर हमने गोवा के अलग अलग बीचेस का मुआयना किया और हमें इसी तरह की शक्ल नजर आई है। लंबे समय बाद गोवा की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात यह है कि पुरानी रौनक वापस लौट रही है। बुकिंग बढ़ रही है, देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, होटल फुल होने लगे हैं। ओमिक्रॉन के आशंकित खतरे ने बिजनेस को अब तक प्रभावित नहीं किया है। अगर आप देखें लास्ट 3-4 महीने में बहुत शादियां रुकी हुई थी गोवा में, तो छोटे छोटे इवेंट्स रुके हुए थे। सो अभी गोवा फुल भरा हुआ है विद द स्मॉल वेडिंग्स, मैनी वेडिंग्स हैपनिंग हो रहा है गोवा में, छोटे छोटे इवेंट्स आ रहे हैं, फैमिलीज भी गोवा आ रहे हैं और 15 दिसंबर को चार्टर फ्लाइट भी गोवा में लैंड हो गया है। अंजुना बीच गोवा आने वाले पर्यटकों में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। होटल मालिक कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने जो बोला है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हिसाब से ही हम लोग गेस्ट को एंट्री देते हैं। हम उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं चेक करते हैं और उनको मास्क पहनना कंपलसरी करते हैं। यही हम लोग फिलहाल तो हम लोग ये कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्यटकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन कई टूरिस्ट का पब्लिक प्लेसेस पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नकार देना घबराहट भी पैदा करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिहेवियरल चेंज आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है। फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील करी है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहने और नियमों का पालन करें। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।